Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's our online session regarding statistical analysis. We start today's session with the verse of Holy Quran. The topic of our today's lecture is statistics. So we all know that statistics is the process of identifying, collecting, organizing, analyzing, and interpretation and presentation of data. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा की बहुत अहमियत है। और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ तरह के सैम्पल्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ तरह के पॉपुलेशन साइज के ज़रिए से, और किसी भी ग्रुप ऑफ सेट के ज़रिए से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेटा की आइडेंटिफिकेशन, उसे कलेक्ट करने का तरीका, उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका, और एनालिसिस यानी समझने का, इंटरप्रिटेशन उसको बताने का तरीका, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी उसे दूसरों को बयान करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आता है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर जो डेटा की बहुत अहमियत है, किसी भी रिसर्च डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा की मैनिपुलेशन अरेंजमेंट बहुत अहमियत रखती है। और बगैर इस अरेंजमेंट के आपके रिसर्च डेवलपमेंट ग्राफिकल एस्पेक्ट्स फुलफिल नहीं हो सकते। Statistics are the analytical backbone of the science, even in engineering and technological sciences as well. Without them, numbers tell us very little. So and so forth. अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि एक स्कूल का डेटा है जो कि 1,000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से 100 बच्चे हमने कलेक्ट किए हैं उनकी हाइट के डेटा के हिसाब से कि किसकी हाइट छोटी है, दरमियानी है, या बड़े साइज की हाइट के स्टूडेंट्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा को हाइट वाइज हम सैम्पल स्पेस सेट करके अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से उसी डेटा को अगर हम 1,000 बच्चों से एक स्कूल का लेना है, तो और स्कूल के बच्चों के अंदर वो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं उनके ग्रेड्स के हिसाब से डेटा अरेंज करना है। किसी के लोअर ग्रेड्स होंगे, किसी के मॉडरेट ग्रेड्स होंगे, किसी के हायर ग्रेड्स होंगे, तो उनके हिसाब से भी इस एनालिसिस ऑफ डेटा को अरेंज किया जा सकता है। उनके रीजनल लेवल्स के लिहाज से, उनकी रीजनल लैंग्वेजेस के लिहाज से, रेट ऑफ एजुकेशन के लिहाज से, और ख़ास तौर पे कलर के लिहाज से भी लोगों को अरेंज किया जा सकता है, उनके डेटा को अरेंज किया जा सकता है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो रिसर्च में रोल है उसकी बात हम करेंगे, तो रिसर्च इज़ एन इनकम्प्लीट विदाउट स्टैटिस्टिक्स। तो किसी भी रिसर्च या डेवलपमेंट के काम के लिए बगैर डेटा की मैनिपुलेशन, बगैर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, बगैर डेटा को मैनिपुलेट किए हुए आप वो चीज़ फुलफिल नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड इन रिसर्च टू वैलिडेट द डेटा। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इज यूज इन रिसर्च टू वैलिडेट द डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज नीडेड टू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारी ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि इससे हमें अरेंज डेटा मिलता है। उसमें पॉपुलेशन सैंपल एंड द पैरामीटर्स जिस जो कि उस डेटा में हमें मिल रहे होते हैं, उनकी जैसे हाइट के हिसाब से, उनके रिजल्ट के लिहाज से, उनके रीजन लैंग्वेज के लिहाज से ये डेटा हमें मिल रहा होता है, और उनके कलर के लिहाज से इस डेटा को हम मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके लिहाज से इनकी अरेंजमेंट करते हैं। अब इसी के लिहाज से जिस तरह हम सैंपल की बात करें तो आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम सैंपल स्पेस निकाला करते थे। सैंपल स्पेस उस ग्रुप ऑफ डेटा का सेट होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके जरिए से हम अपने टास्क आउटकम्स असाइन करते हैं। पैरामीटर्स इज of the numerical measure that describe the characteristics of a population set. Therefore, it is a value of provides necessary information about the targeted population. अब टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है, यानी वो खास डेटा जो हमें बल्क ऑफ डेटा से एक्सट्रैक्ट करना है, हासिल करना है, उसकी अरेंजमेंट, उसकी मैनिपुलेशन की जाती है, और उससे हम पैरामीटर्स हासिल करते हैं उस डेटा के। मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बेसिकली तीन बहुत अहम चीज़ें हैं। नंबर एक उसमें आती है मीन, मॉड
और मीडियन। बेसिक लेवल का अगर आपने मीन निकालना हो तो उसका तरीका बताया कि आपके पास अगर दो वैल्यूज हैं 50 और 70, और ये दो वैल्यूज हैं, यानी टू टू नंबर जो है ना वो इवन कहलाता है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहाँ पर 60 इसका मीन आ जाएगा, यानी दरमियान का वो हिस्सा जो कि इनके दरमियान वैल्यू का होना चाहिए, वो मीन इस वैल्यू का 60 इस तरह से आ सकता है। ये बेसिक तरीका भी है दो नंबर के अंदर मीन निकालने का। सो एंड सो फोर्थ। अगर हम हमें एक डेटा दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे 4, 17, 77, 25 सो ऑन करके, ये टू बेस में अरेंजमेंट है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये नंबर सीरीज जो दी हुई है ये बेतरतीब है। तो इसको हमें तरतीब से लिखना पहले ज़रूरी होगा इनका मीडियन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को अरेंज करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अगर देखें 4, 12, 14, 17, 22, 23, उसके बाद ये नंबर इस तरह से अरेंज किए जाएंगे। अगर आप गौर करें तो 23 एक मरतबा और 23 दूसरी मरतबा भी लिखा हुआ है। तो 23, 23 और 24, अगर एक नंबर दो मरतबा लिखा हुआ है तो उसको दो मरतबा लिखा जाएगा। टोटल मिला के ये नंबर जो बन रहे हैं वो 15 है हमारे पास। और इनका मीडियन अगर हमें मालूम करना है तो इनका मीडियम मालूम करने का तरीका क्या होगा कि इन ऑड नंबर्स, क्योंकि 15 जो टोटल मिला के क्वांटिटी बनती है नंबर्स के अंदर, वो आपकी 15 ऑड नंबर्स है, ताक अदद है। और दरमियान का नंबर इसमें आठवां बनता है। तो एट नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें जो एट नंबर है ना वो बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से दरमियान का नंबर 24 बन रहा है। ये 24 नंबर जो बन रहा है ये इस डेटा का मीडियन है, दैट इज एट नंबर इज 24। सो द डेटा हैविंग मीडियन वैल्यू इज 24 as per this rule which is declared here. So we coming to the next aspect कि इस तरह हमने मीडियन इसमें निकाल लिया है। अब इसमें हमें बात करनी है फर्दर पॉपुलेशन, सैंपल और पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन जो है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि पॉपुलेशन रेफर्स टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट इज अ स्टडी ऑफ टिक्स। तो इसमें हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं उन ग्रुप की जो कि हमें नंबर सिस्टम में डिफाइन किए जाते हैं। सैंपल की अगर हम बात करें तो सैंपल इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन टेक्स फॉर एनालिसिस। किसी भी एक डेटा का कुछ हिस्सा लेकर उसको पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन मतलब टोटल डेटा, उसमें से कुछ हिस्सा हम हासिल करते हैं जिसको एनालिसिस करते हैं डेटा के लिए, उसको सैंपल कहा जाता है। उसकी स्टडी करते हैं। जैसे हमने भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो हमने रैंडम नंबर्स में प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे उसमें डेटा हासिल करते हैं, उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं और उसको ऊपर आउटकम्स के मुताबिक, एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, आउटकम्स के मुताबिक उसके रिजल्ट्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालते हैं। Parameters is the numerical measure of the describe the characteristics of the population set. Therefore, it is a value that provides necessary information about the targeted population. तो टारगेटेड पॉपुलेशन से जो डेटा फर्दर हमें इसमें हासिल होता है हम उसकी बात करते हैं। अब इसी तरीके से जैसे नंबर सिस्टम हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अरेंजमेंट के मुताबिक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे 23 नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, और 4, और इस तरह से दिया हुआ है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो उसके मुताबिक फर्दर इसमें निकाली जाती है। सो एंड सो फोर्थ। अगर हम बात करें कि यूज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे इस्तेमाल होता है, तो क्रॉप के लिहाज से उसकी डेटा की अरेंजमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग द फील्ड। अब फोरकास्टिंग के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास प्रीवियस डेटा हो कि मौसम पिछले बार कैसा था और किस तरह की चीज़ें हुई थी। डिजास्टर इंसिडेंट एंड वेल्थ पैरामीटर सारी चीज़ें पता लगती हैं।
आगे फर्दर हम इस पे बात कर रहे थे कि डिजीज इंसिडेंट्स जो होते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ बीमारियों से कुछ लोगों की हलाकतें हो जाती हैं, तो उसमें भी डेटा बहुत मैटर करता है। एनालिसिस करना होता है उस डेटा का, और उसके मुताबिक ये चीज़ें हमारी फुलफिल होती हैं। तो उसके लिए हमें ये चीज़ें डेटा की नीड होती है। तो अगर डेटा नहीं होगा तो उसके लिहाज से हम अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो डेटा की नीड इसलिए बहुत ज़्यादा है। फर्दर वेदर पैरामीटर्स जो होते हैं इसके बहुत मैटर करते हैं फोरकास्टिंग के लिए डेटा भी। तो उसके मुताबिक डेटा की अरेंजमेंट हमें ज़रूरी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा की अगर हम बात करें तो उसको थोड़ा जल्दी हम कवर करेंगे कि डेटा जो होता है हमारा किन किन तरीकों से डिफाइन होता है, क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा में कैटेगोरिकल एंड क्वांटिटेटिव डेटा होता है, जिसकी टाइप फर्दर है नॉमिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा। न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें डिस्क्रीट डेटा यानी काउंटेबल डिस्क्रीट जो डेटा होता है, और कंटिन्यूस डेटा जो कि काउंटेबल नहीं होता बल्कि वो कंटिन्यूस नेचर में चल रहा होता है, अनकाउंटेबल। इसी के लिहाज से क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। दो तरह का डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा जैसे कैटेगोरिकल डेटा और मेजर्स are defined in terms of natural language specification but not in terms of numbers। तो क्वालिटेटिव डेटा नंबर के लिहाज से अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा की हम बात करें तो क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस क्वांटिटेटिव, काउंटेबल। Quantitative data is also known as numerical data which represent the numerical values। तो वो डेटा जिसके अंदर आपके काउंटेबल वैल्यूज होती हैं उसे क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। इसी के हिसाब से अगली कैटेगरी जो है वो आपकी जो डेटा की है वो न्यूमेरिकल डेटा है, लेटर, सिंबल और जेंडर्स वगैरह। फर्दर उसके बाद जो है वो ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपके सर्वे, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड सो एंड सो फोर्थ ये चीज़ें होती हैं। डिस्क्रीट डेटा की हम बात करें तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमारे नंबर्स होते हैं जो कि अगेन काउंटेबल डेटा के अंदर होता है। कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसमें आपका वो डेटा होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिससे कलेक्टिंग डेटा ओके, टेम्परेचर, ब्लड टेस्ट, इसमें कुछ इस तरह डेटा होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो इसीलिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। फर्दर अगर हम बात करें तो मेजरमेंट कंट्रोल टेंडेंसी की, तो हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ तरह की वैल्यू में। तो मेजर सेंटर टेंडेंसी आर ऑल्सो यूजली कॉल्ड एज अ एवरेज। दे गिव अस द आइडिया अबाउट द concentration of the values in the central part of the distribution। The following are the given five measures of the central tendency that are in the common use of arithmetic mean, median, mode, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन। ये पांच तरह की सिर्फ एंटिटी हैं जो मॉड, मीन, मीडियन को मिला के बनती हैं। ठीक है, जैसे मीन अर्थमेटिक मीन भी होती है, मीडियन, मॉड, उसके बाद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन। अगर हम फर्दर इसके ऊपर बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ जाती है द मिडल ऑफ डेटा, जिसको मीडियन कहा जाता है। मीन की अगर हम बात करें तो उसकी एवरेज वैल्यू के लेने के अमल को कहा जाता है एवरेज डेटा ऑफ द मीन, और इससे हमें एक एक्यूरेट वैल्यू तकरीबन मिल जाती है। मॉड द मोस्ट कॉमन एक्यूरेसी अकरिंग वैल्यूज, जो डेटा के अंदर जो चीज़ रिपीट ज़्यादा हो रही होती है उसे कॉमन लेकर जो हम मेंशन करते हैं वो डेटा मॉड कहलाता है। अब बजाय इसकी डिस्क्रिप्शन के आने के, हम इसके डेटा के मुताबिक मीन निकालने के इस अमल को कहते हैं, देखते हैं। मीन एक्सट्रीम वैल्यूज के मुताबिक जब हम निकालते हैं तो मीन निकालने का तरीका वो ये कि तमाम वैल्यूज जो आपको गिवन है उनको डिवाइड बाय क्वांटिटी, उसकी डेटा से डिवाइड कर दें तो आपको उस वैल्यू का मीन मिल जाएगा। तो मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, तीनों एक ही नाम है। मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ये निकालने का उसका बेसिक फॉर्मूला है, तरीका है। इसी तरीके से इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी यहाँ पे मेंशन है। हम इसको अवॉइड करते हुए पहले आते हैं मीन किस तरह निकाला जाता है। तो मीन जो है वो दो टाइप का होता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के अंदर जो मीन निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला है कि तमाम जो आपके नंबर्स होते हैं उनको आप ऐड करके लिख देते हैं। अनग्रुप डेटा का ये मीन लेने का तरीका है। ग्रुप डेटा का जो मीन लेने का तरीका है कि उन तमाम वैल्यूज को आप ऐड करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दें, तो ये आपको ग्रुप डेटा का मीन मिल जाएगा।
और बेसिक फॉर्मूला भी मीन का यही है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस, तमाम वैल्यूज जो आपके पास गिवन है उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उससे भी आपको मीन मिल जाएगा। अब बात करते हैं अनग्रुप डेटा के मीन निकालने के तरीके पे। तो अ बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न आर 3.3, 6.1 इस तरह का डेटा आपको दिया हुआ है। और ये तमाम वैल्यूज जो हैं अगर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं 3.3, और ये एक न्यू बॉर्न किसी हॉस्पिटल में बर्थ हुई है, बहुत सारे न्यू बॉर्न्स की, और उनका मुख्तलिफ डेटा दिया हुआ है उनके वेट के हिसाब से कि कोई किसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसका वजन जो है वो 3.3 पाउंड है, 3.3 केजी है, किसी का 6.1 केजी है, 5.8, और उनके ये मुख्तलिफ वेट्स दिए हुए हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। जब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये 41.2 इनका एडिशन बन जाएगा, और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो 10 हैं। तो 41.2 को 10 से डिवाइड कर दें तो एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यू बॉर्न्स वुड बी 4.12 केजी। तो इनका जो मीन एवरेज वैल्यू है वो इस तरह से आपको हासिल हो जाएगा। तो ये निकालने का इसका तरीका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अ सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज ईच हैविंग 5 चिल्ड्रन रिवील्ड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रंस जो कि उस 100 फैमिलीज में से आए हैं, 5 बच्चे जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, और उसके हिसाब से फीमेल नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं उसमें 9, 24, 35, 24, 6 और 2 के मुताबिक डेटा है। फाइंड द मीन ऑफ द मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड का मीन निकालना है आपने, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है। तो इसका अब हम मेल लेने की तरफ अगर चलेंगे तो डेटा के मुताबिक आप देखें तो 0 पे 9, 1 पे 24, 2 पे 35, इस तरह करते करते 5 पे 2 वैल्यूज हैं। तो ये इनकी वैल्यूज के मुताबिक इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो इनकी एक्स ये वैल्यूज हम कह देंगे, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है जिनके एवज ये डेटा अरेंज किया गया है उस फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया है, उनके एवज यहाँ पर हमने ये अरेंज कर लिया है डेटा। अब इसमें हमें करना यह है कि एफ इंटू एक्स निकालना है, एफ इंटू एक्स। ठीक है, ग्रुप डेटा के मुताबिक जो डेटा हम निकाल रहे हैं मीन निकालने के लिए, तो हमने करना यह है कि इस वाले कॉलम को एंटिटी बाय एंटिटी इससे मल्टीप्लाई करना है। 0 × 9 से 0 हो गया, 1 × 24 से 24 हो गया, 2 × 35 से 70 हो गया। इस तरह मल्टीप्लाई करते करते ये हमारा एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का कॉलम थर्ड वाला इस तरह बन जाएगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे शुरू से आखिर तक, 5 वैल्यूज को, 6 वैल्यूज को, सॉरी 0 से 5 तक है, तो इनकी वैल्यू बनती है 200। समीशन ऑफ दिस कॉलम 200 यहाँ पे रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 फैमिलीज से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो मीन वैल्यू मिलेगी वो 2 मिल जाएगी। हाँ, तो ये जो डेटा हमने मालूम किया है निकालने का, अभी इससे पहले जो एवरेज निकाला था हमने वो अनग्रुप डेटा का था। ठीक है ना, मीन दो तरह का होता है, अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का। तो ये सिंपल मीन जो हमने निकाला था तमाम वैल्यूज को ऐड करने का वो अनग्रुप डेटा का मीन था। ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए आपको 2 कॉलम के अंदर डेटा दिया जाता है इस तरह से। उस 2 कॉलम का आपने मल्टीप्लाई करके एफ इंटू एक्स निकालना है, और उसको सब ऐड करके 200 वैल्यू बनेगी। 200 को जो गिवन डेटा एफ की वैल्यू थी उससे आपने 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 2। इस तरीके से ग्रुप डेटा का मीन निकाला जाता है। फर्दर यहाँ तक ये चीज़ हमारी फुलफिल हो जाती है, और अब हम अगले क्वेश्चन पे मीन निकालने की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें एन की वैल्यू 100 और एफ एक्स की वैल्यू 200 और इसकी मीन की वैल्यू 2 हासिल हो गई है। अगले एग्जाम्पल की तरफ हम जाएंगे। तो फाइंड द मीन डे ऑफ कंफर्मेंट आफ्टर डिलीवरी इन द फॉलोइंग सीरीज। डे ऑफ कंफर्मेंट 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमें डे ऑफ कंफर्मेंट इन इसके एवज नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कंफर्मेशन के नतीजे में आए हैं हमारे, वो जैसे 6 डेज में 5 पेशेंट हैं, 7th डे में इतने, और उसके मुताबिक ये डेटा हमें अरेंज किया गया। अब हम जानते हैं कि ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा अरेंज होके मिलता है, अनग्रुप डेटा अनअरेंज होता है। ग्रुप डेटा का मीन निकालने का तरीका क्या होता है, उन तमाम वैल्यूज जो कि दिए हुए हैं पहले कॉलम क्रॉस में तो उसको इस तरह से अरेंज किया जाएगा।
उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसके एवज डेटा की दी है उसको इस तरह अरेंज करेंगे। और उसका एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका क्या होगा कि एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो उसके एवज ये कॉलम आपका जनरेट हो जाएगा। तो 5 × 30 हो गए, 7 × 4 = 28 हो गए, 4 × 8 = 32 हो गए, 3 × 27 हो गए और 2 × 2 = 20 हो गए। उसके नतीजे में हमारा ये जो समीशन एफ ऑफ एक्स हम अरेंज करते हैं तो वो 18 बनता है, 18। और इसका समीशन जब हम एफ ऑफ एक्स करेंगे तो 137। और हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ समीशन को जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो मीन वैल्यू है हमें 7.61 ग्रुप डेटा के मीन की हासिल हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का मीन निकालना सीख लिया है। आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी, कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के सेशन के हवाले से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।